बृहद मुंबई महानगर पालिका के इस ऑनलाइन अ, शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। सुप्रभात। मैं कुलाबा महानगर पालिका माध्यमिक शाला से मेनका जायसवाल। आज हमें कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 12 झलमला पढ़ना है। पाठ 12 झलमला, जिसके लेखक हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और यह एक पूरक पठन है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, उनके बारे में हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो उनका जन्म सन 1894 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु सन 1971 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्मस्थान जो है खैरागढ़, जबलपुर, राजस्थान है। उनकी भाषा, बोली जाने वाली भाषा जो खड़ी बोली, संपादन है सरस्वती और छाया पत्रिका। डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, उनका समय रहा है 27 मई 1894 से लेके 28 दिसंबर 1971 तक। इन्हें मास्टर जी नाम से भी जाना जाता है। हिंदी के निबंधकार थे वे राजनांदगांव की हिंदी त्रिवेणी की 3 धाराओं में से एक हैं। राजनांदगांव के त्रिवेणी परिसर में इनके सम्मान में मूर्तियों की स्थापना की गई है। इनका परिचय अगर हम देखने जाएं तो बख्शी जी कवि, कथाकार, समीक्षक, निबंधकार, अनेक रूपों में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। आप विभिन्न विषयों पर उच्च कोटि के ललित निबंध भी इन्होंने लिखे हैं। प्रमुख कृतियां जो रही हैं बख्शी जी की रचनात्मकता का दायरा विशाल है। उन्होंने विभिन्न विधाओं में अनेक पुस्तकों की रचनाएं तो की है। प्रकाशित पुस्तकों के अतिरिक्त भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं की एक बड़ी संख्या रही है। इन रचनाओं में कहानियां, एकांकी, अनुदित साहित्य, बाल साहित्य यूं विभिन्न शैलियों में लिखे गए निबंधों की एक बड़ी संख्या शामिल है। बख्शी जी के ढेर सारे समीक्षात्मक निबंध भी रोचक कथात्मक शैली में लिखे गए हैं। बख्शी जी ने मौलिक रचनाओं के अतिरिक्त देश विदेश के कई लेखकों की रचनाओं का सारानुवाद भी किया है। इनमें हरिसाधन मुखोपाध्याय, चार्ल्स डिकेंस, बालजाक, अलेक्जेंडर ड्यूमा, गोर्की और टॉमस हार्डी की रचनाएं शामिल हैं। ये सभी रचनाएं उनकी ग्रंथावली में सुसंबद्ध रूप में संकलित हुई है। प्रमुख कृतियां हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हम, मेरी अपनी कथा, मेरे प्रिय निबंध, मेरा देश, बेदिन, समस्या और समाधान, यात्री, जिसमें कि यात्रा वृत्तांत किया गया है। बख्शी जी की रचनाओं की ग्रंथावली जो है 8 खंडों में विभक्त है। उनका साहित्यिक परिचय इस प्रकार से है कि बख्शी जी की गणना जो द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध है। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृति और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध भी लिखे हैं और यत्र तंत्र शिष्ट हास्य व्यंग्य के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। इनकी भाषा शैली रही है, बख्शी जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर,
उत्पादन स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है। अब देखिए, जो हम ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, ये गद्य है। तो गद्य संबंधी यहाँ पर हमें बताया गया है कि यह एक लघु कथा है। लघु कथा का अर्थ क्या होता है? लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण, प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। यानी कि लघु मतलब होता है छोटा, कथा मतलब कहानी। ये एक परिदृश्य का अर्थ होता है घटनाक्रम, और चातुर्य का अर्थ होता है विशेषता। यानी इसमें जो कहानी होती है उसको किसी घटनाक्रम की विशेषता बताने के लिए उसे एक विशेष प्रसंग को प्रस्तुत करने के लिए लघु कथा बनाई जाती है। इस कहानी में लेखक ने भाभी और देवर के निश्चल प्रेम, तत्कालीन पारिवारिक स्थितियों यों विशेष प्रसंगों से जुड़ी स्मृतियों को बड़े ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो चलिए हम लोग पाठ के बारे में जानते हैं कि झलमला। अगर हम झलमला इस शब्द को देखें तो झलमला का अर्थ होता है हल्के प्रकाश की झलक को हम झलमला कहते हैं। जैसे कि हमने देखा कहीं पर भी अगर हल्का सा प्रकाश करना है जिसके लिए हम किसी भी प्रकाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पाठ में हमें एक पारंपरिक ढंग से की गई जो परंपरा को मनाया जाता है उसको यहाँ पर दर्शाया है। यह आपका पूरक पठन है जो आपको एग्जाम में, परीक्षा में 4 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसमें हमको लेखक ने ये बताया है कि जैसे हम लोग किसी भी प्रकार से हैं, तो हम एक दूसरे को चॉकलेट से सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी परंपरा को, यही परंपरा इसमें हमें इस कहानी में भी देखने के लिए मिलता है कि जब एक महिला दूसरी महिला की सखी बनती है या फ्रेंड बनती है, तब हमारे गांव में खुशी प्रदर्शित करने के लिए एक दूसरे को झलमला दिखाया जाता है, अर्थात दीपक का एक हल्का प्रकाश दिखाया जाता है। तो उसी परंपरा के तहत हमें ये कहानी पढ़ने के लिए मिली है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, मैं पाठ की शुरुआत करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको पाठ को पढ़ती जाऊंगी और उस कहानी को हम उसका वर्णन भी देखेंगे और उसमें आए हुए जो कठिन शब्द है उन शब्दों का अर्थ भी हम यहाँ पर देखेंगे। मैं बरामदे में टहल रहा था, इतने में मैंने देखा कि विमला नौकरानी अपने आंचल के नीचे एक प्रदीप लेकर बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही है। मैंने पूछा, क्यों रे, यह क्या है? वह बोली, झलमला। मैंने फिर पूछा, इससे क्या होगा? उसने उत्तर दिया, नहीं जानते हो बाबू, आज तुम्हारी बड़ी भाभी जी की बहू की सखी होकर आई है। बड़ी भाभी पंडित जी की बहू की सखी होकर आई है, इसलिए मैं उन्हें झलमला दिखाने जा रही हूँ। तब तो मैं भी किताब फेंककर घर के भीतर दौड़ गया। दीदी से जाकर मैं कहने लगा, दीदी थोड़ा तेल दे दो। अभी इसमें आप देखिए, प्रदीप जो शब्द है इसका अर्थ है दीपक, और यहाँ पर जो झलमला ये शब्द है उसका अर्थ है हल्के प्रकाश की झली। और सखी का अर्थ होता है मित्र या दोस्त। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि वो अपने बरामदे में घूम रहे थे, टहल रहे थे, इतने में उन्होंने एक दृश्य देखा कि जो उनकी नौकरानी विमला है वह अपने आंचल के नीचे एक दीपक लेकर जा रही थी और वह बड़ी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी। लेखक के मन में उत्सुकता यानी जिज्ञासा पैदा हुई कि ये जो दीपक लेकर जा रही है तो क्यों लेकर जा रही है और कहाँ लेकर जा रही है।
तो उन्होंने विमला को रोककर पूछा कि ये क्या है? क्यों लेकर जा रही हो? तब विमला ने उनसे कहा कि मैं झलमला लेकर जा रही हूँ और इसका कारण ये है कि जो आपकी भाभी है, वह पंडित जी की बहू की सखी बन गई है। यानी कि दोस्त बन गई है, मित्र बन गई है, इसलिए वह उनके पास झलमला लेकर जा रही है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक परंपरा है हमारे गाँव में, देहात में जब कोई एक दूसरे से मित्रता करता है तो उसे सखी यह शब्द दिया गया है और उसको झलमला दिखाकर उसका उत्साह मनाया जाता है। फिर लेखक बताते हैं कि उनके घर की नौकरानी विमला जो है, जब झलमला लेकर जा रही थी तब उनको ये लगा कि मुझे भी भाभी को झलमला दिखाना चाहिए। तो वो अपने कमरे में गए और वो किताब पढ़ रहे थे, उस किताब को वहीं पर रख दिए और आस-पास देखने लगे कि अगर मुझे झलमला दिखाना है तो इस प्रकार का कोई साधन मेरे पास है क्या? लेकिन उन्हें ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला, कोई वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तो वो अपनी बड़ी दीदी के पास गए और उनसे कहा कि दीदी मुझे थोड़ा-सा तेल दे दो, ताकि मैं भाभी को झलमला दिखा सकूं। दीदी ने कहा, अभी मैं काम में लगी हूँ। मैं निराश होकर अपने कमरे से लौट आया। फिर मैं सोचने लगा, यह अवसर जाने न देना चाहिए। अच्छी दिल लगी होगी। मैं इधर-उधर देखने लगा। इतने में मेरी दृष्टि एक मोमबत्ती के टुकड़े पर पड़ी। मैंने उसे उठा लिया और एक दिया सलाई का बक्सा लेकर भाभी के कमरे की ओर गया। मुझे देखकर भाभी ने पूछा, कैसे आए बाबू? मैंने बिना उत्तर दिए ही मोमबत्ती के टुकड़े को जलाकर उनके सामने रख दिया। भाभी ने हंसकर पूछा, यह क्या है? मैंने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, झलमला। भाभी ने कुछ न कहकर मेरे हाथ पर 5 रुपए रख दिए। अब देखिए इसमें जो शब्द आए हुए हैं, दिल लगी, इसका अर्थ होता है मजाक। दिया सलाई सभी को पता है, इसका अर्थ है माचिस। बक्स का मतलब बॉक्स। अब यहाँ पर जब लेखक अपनी दीदी से तेल मांगने के लिए गए, परंतु दीदी ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अभी काम में हूँ, इसलिए मैं अभी तुमको तेल नहीं दे सकती। और लेखक को जो ये झलमला जलाना था, वह अवसर खोना नहीं था। भाभी को खुश करने के लिए उनको यह बहुत बड़ा अवसर मिला था, इसलिए वो किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो आज अपनी जो पंडित जी की बहू है, उनकी सहेली बनी थी। फिर उन्होंने इधर-उधर कमरे में ढूँढा, जिससे उनको एक मोमबत्ती का टुकड़ा मिला। वह उन्होंने उठा लिया और वहाँ पर एक दिया सलाई यानी कि माचिस की डिबिया भी थी। उस माचिस की डिबिया को भी उन्होंने उठा लिया और वहाँ पर भाभी के कमरे के तरफ गए और जब भाभी ने उन्हें देखा, जब वे हमारे कमरे की तरफ आए हैं, तब उन्होंने उस देवर को देखकर कहा कि अरे! तुम यहाँ पर कहाँ आ गए? तुम यहाँ कहाँ आ गए हो? तब भाभी ने देवर से जब ये पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तब उन्होंने उस मोमबत्ती को जला दिया और कहा, ये झलमला है। भाभी ने कुछ नहीं कहा और उनके हाथ पर 5 रुपए दे दिए। भाभी ने लेखक को झलमला दिखाने के लिए 5 रुपए दिए। आगे मैं कहने लगा, भाभी तुम्हारे प्रेम के आलोक का इतना ही मूल्य है? भाभी ने हंसकर कहा, तो कितना चाहिए? मैंने कहा, कम से कम 1 गिनी। भाभी कहने लगी, अच्छा इस पर लिख दो, मैं अभी दे देती हूँ। मैंने तुरंत ही चाकू से मोमबत्ती के टुकड़े पर लिख दिया, मूल्य 1 गिनी।
भाभी ने गिनी निकालकर मुझे दे दी और मैं अपने कमरे में चला गया। कुछ दिनों बाद गिनी के खर्च हो जाने पर मैं यह घटना बिल्कुल भूल गया। अब यहाँ पर देखिए आपको जो शब्द आए हैं वह है आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और गिनी, गिनी जो ये शब्द है इसका अर्थ है सोने का सिक्का। भाभी जब लेखक को 5 रुपए दी तब लेखक ने उनसे कहा कि भाभी तुम तो मुझसे इतना प्रेम करती हो और फिर उस प्रेम की जो प्रकाश की कीमत है केवल 5 रुपए ही है। इस पर भाभी ने हंसकर कहा तो आपको कितना चाहिए? मैंने कहा कम से कम 1 गिनी। यानी कि लेखक क्या कहता है कि कम से कम उसे एक सोने का सिक्का तो मिलना ही चाहिए। फिर भाभी ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 गिनी दे दूंगी, लेकिन ये जो मोमबत्ती है इस पर लिख कर दिखाओ। तो लेखक ने क्या किया, तुरंत ही एक चाकू लिया और उस मोमबत्ती पर लिख दिया मूल्य 1 गिनी। भाभी यह सब देखकर अपने कमरे में गई और तुरंत वहां से 1 गिनी निकाल कर यानी कि एक सोने का सिक्का निकाल कर लाई और मुझे दे दिया, यानी कि वो लेखक को दे दिया। लेखक को जो गिनी दिया गया वो गिनी कुछ दिन होने के बाद उनसे खर्च हो गया। गिनी के खर्च होने के बाद इस घटना को लेखक भूल भी गए। अब जैसे यहाँ पर लेखक पद्मलाल जी ने समाज में फैली हुई इस परंपरा का वर्णन किया है कि कोई भी किसी भी रूप में दिखाई पड़ती है। जब 2 लोग मित्र बनते हैं तो उसे प्रमाणित करने के लिए मित्रता को अटूट बनाए रखने के लिए उत्साह मनाते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। तो उसे ही यहाँ पर दर्शाया गया है कि जो परंपरा है यहाँ पर कि एक दूसरे के जब दोस्त बन रहे हैं तो वहां पर झलमला दिखाकर उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब देखिए लेखक जो है इस घटना को पूरी तरह से भूल गए थे। अब आगे देखिए 8 वर्ष व्यतीत हो गए। मैं बीए एलएलबी होकर इलाहाबाद से घर लौटा। घर की वैसी दशा न थी जैसे जैसे 8 वर्ष पहले थी। न भाभी थी और न ही विमला। भाभी हम लोगों को सदा के लिए छोड़कर स्वर्ग चली गई थी और विमला कटंगी में खेती करती थी। संध्या का समय था। मैं अपने कमरे में बैठा न जाने क्या सोच रहा था। पास ही कमरे में पड़ोस की कुछ स्त्रियों के साथ दीदी बैठकर बातें कर रही थी। इतने में मैंने सुना दीदी किसी स्त्री से कह रही हैं, कुछ भी हो बहन, मेरी बड़ी बहू घर की लक्ष्मी थी। उस स्त्री ने कहा, हाँ बहन खूब याद आई, मैं तुमसे कुछ पूछने वाली थी। अब यहाँ पर देखिए कटंगी जो ये शब्द है यहाँ पर यह जगह का नाम है जहाँ विमला जो है खेती करने के लिए जा रही थी। व्यतीत मतलब बीते हुए पल। अब लगभग 8 वर्ष बीत चुके थे। अब जब वो पढ़ने के लिए इलाहाबाद गए थे वहां पर उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री ली और वो इलाहाबाद से करीब 8 वर्ष बाद घर वापस लौटे। जब वो घर वापस लौटे तब उन्होंने वहां पर देखा कि पहले जैसी कोई भी परिस्थिति वहां की न थी, पूरी बदल चुकी थी। जब वो वापस लौटे तो वहां पर उनकी जो प्यारी भाभी है वो जो उन्हें बहुत पसंद थी उनकी मृत्यु हो चुकी है और वो हमेशा के लिए धरती छोड़कर स्वर्ग जा चुकी हैं। साथ ही उनकी जो नौकरानी थी विमला वह भी अब कटंगी नामक स्थान के खेतों में काम करने लगी है। अब समय परिवर्तित होते कोई देर नहीं लगता है। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए ये हम कोई भी नहीं जानता।
तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि करीब 8 वर्ष के बाद आने के बाद भी जब वो अपने कमरे में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे, तभी उनके पास वाले कमरे में कुछ महिलाएं, स्त्रियां जो है, वो आकर दीदी के साथ बैठकर वहां पर बातें कर रही थी। बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर वो आपस में बातें कर रही थी। तब उनकी महिलाओं की बात जो है लेखक के कानों में पड़ी कि किसी महिला से दीदी कह रही थी कि उनकी जो बड़ी बहू थी यानी कि भाभी, वह उस घर की लक्ष्मी थी। तब उस स्त्री ने दीदी से कहा कि अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया, मुझे भी आपसे उनके बारे में कुछ बताना है। उस दिन तुमने मेरे पास सखी का जो संदूक भेजा था ना, दीदी ने उत्तर दिया, हाँ बहन, बहू कह रही थी कि उसे रोहिणी को दे देना। उस स्त्री ने कहा, उसमें सब तो ठीक था, पर एक विचित्र बात थी। दीदी ने पूछा, कैसा विचित्र बात? दीदी ने पूछा, कैसा विचित्र बात? वह कहने लगी, मैंने संदूक खोलकर एक दिन देखा तो उसमें एक जगह खूब हिफाजत से रेशमी रुमाल में कुछ बंधा हुआ मिला। मैं सोचने लगी, यह क्या है? कौतूहलवश उसे खोलकर मैंने देखा। बहन कहो तो उसमें भला क्या रहा होगा? दीदी ने उत्तर दिया, गहना रहा होगा। अब देखिए, इसमें आए हुए कठिन शब्द जो हैं, वो है पहला हिफाजत। हिफाजत जो ये शब्द है, ये उर्दू का शब्द है, जिसका अर्थ होता है संभाल कर। हिफाजत करके यानी संभाल कर। उसके बाद है कौतूहलवश। ये शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जिज्ञासावश, यानी किसी भी चीज को जानने की इच्छा। तो यहाँ पर जो पंडित जी की बहू है, वह दीदी से बात कर रही है और वो उससे भाभी के बारे में कुछ बताना चाहती है। तो वो कहती है कि दीदी, जो तुमने उस दिन मुझे अ, संदूक दिया था यानी कि बक्सा दिया था, तो दीदी ने कहा कि हाँ, वो बक्सा मुझे मेरी जो बहू थी यानी भाभी जो है, उन्होंने ही देने के लिए कहा था कि यह बक्सा जो है मेरे मृत्युपरांत रोहिणी को दे देना, यानी कि जो उसकी सखी है उसको दे देना। तो वह बक्सा तो मैंने खोला, तो स्त्री क्या कहती है कि वो बक्सा जब मैंने खोला तो उसमें मुझे एक विचित्र बात दिखाई दी। तो दीदी ने भी पूछा कि कौन सी विचित्र बात? तब भाभी ने कहा कि उस बक्से में मैंने एक रेशम के रुमाल से बंधा हुआ मुझे कुछ मिला और मैं सोचने लगी कि इतना संभाल कर इसमें क्या रखा होगा। तो दीदी आप ही बताओ कि उसमें क्या हो सकता था? तब दीदी कहती है, गहना रहा होगा, और क्या होगा? तब भाभी की सखी कहती है, नहीं, उसमें गहना नहीं था। एक अध जली मोमबत्ती का टुकड़ा था और उस पर लिखा हुआ था, मूल्य 1 गिनी। क्षण भर के लिए मैं ज्ञान शून्य हो गया। फिर अपने हृदय के आवेग को न रोककर मैं उस कमरे में घुस पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, वह मेरी है, मुझे दे दो। कुछ स्त्रियां मुझे देखकर भागने लगी, कुछ इधर-उधर देखने लगी। उस स्त्री ने अपना सिर ढाकते-ढाकते कहा, अच्छा बाबू, मैं कल उसे भेज दूंगी। पर मैंने रात को एक नौकरानी भेजकर उस टुकड़े को मंगा लिया। उस दिन मुझसे कुछ नहीं खाया गया। अब देखिए, इसमें आए हुए जो कठिन शब्द है, ज्ञान शून्य, मतलब कि विवेकहीन होना, सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाना। आवेग, आवेग का जो अर्थ होता है, उसका मतलब है उत्कृष्ट भाव। तो अब देखिए, यहाँ पर हम जो लेखक है वो कहना चाहता, अभी इसमें जो
स्त्री है, यानी कि भाभी की सखी है, वो दीदी को बता रही है कि उस रेशमी रुमाल में कोई गहना नहीं, बल्कि मुझे उसमें एक अधजली मोमबत्ती का टुकड़ा मिला, जिस पर लिखा हुआ था मूल्य 1 गिनी। अब आपको याद आया होगा कि ये मोमबत्ती कौन-सा था? यह मोमबत्ती वही मोमबत्ती है जो लेखक ने भाभी को झलमला दिखाने के लिए दिया था या झलमला दिखाया था उसी मोमबत्ती से। उसी मोमबत्ती के टुकड़े को आधी जली हुई थी, उसी को भाभी ने रेशम के कपड़े में बांधकर संभाल कर रखा हुआ था। यानी इसमें लेखक के प्रति भाभी के जो प्रेम है, वो हमें दिखाई देता है। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्होंने जिस मोमबत्ती से भाभी को झलमला दिखाया था, वह मोमबत्ती भाभी ने अभी भी सहेज कर यानी कि संभाल कर हिफाजत से रखा है, तो वो विचार ही नहीं कर पाए और जहाँ पर सारी महिलाएं बैठकर बात कर रही थी कमरे में, जबकि वहां पर गांव में ऐसा होता है कि जब कमरे में सिर्फ महिलाएं हो, तो वहां पर पुरुष नहीं जाना चाहिए। फिर भी यह भान नहीं रहा लेखक को और लेखक अपने आप को रोक नहीं पाए और भाभी के जो प्रेम जो भाभी के प्रति उनके प्रेम थे, वो उसके कारण लेखक तुरंत उस कमरे में चले गए। उस कमरे में जाने के बाद कुछ महिलाएं अपना सिर ढकने लगी, कुछ महिलाएं इधर-उधर भागने लगी और फिर भी लेखक ने उनसे कहा कि वो जो टुकड़ा है मोमबत्ती का, जली हुई मोमबत्ती का जो टुकड़ा है, वो मेरा है, वह मुझे वापस दे दो। उस महिला ने कहा, ठीक है, मैं कल उस मोमबत्ती को भिजवा दूंगी। लेकिन लेखक को सुबह तक उस बात का इंतजार वो नहीं कर पाए और रात में ही अपनी नौकरानी को उस सखी के घर पर भेजकर मोमबत्ती का टुकड़ा मंगवा लिया। उस दिन लेखक से कुछ खाया नहीं गया क्योंकि जो भाभी की जो भाभी की मृत्यु हो चुकी थी, जिस भाभी की, उन भाभी की उस दिन उनको याद आने लगी थी क्योंकि उस दिन उनको वो मोमबत्ती के माध्यम से उनकी याद आने लगी। आगे देखते हैं। पूछे जाने पर मैंने कहकर टाल दिया कि सिर में दर्द है। बड़ी देर तक मैं इधर-उधर टहलता रहा। जब सब सोने के लिए चले गए, तब मैं अपने कमरे में आया। मुझे उदास देखकर कमला पूछने लगी, "सिर का दर्द कैसा है?" पर मैंने कुछ उत्तर न दिया। चुपचाप जेब से मोमबत्ती को निकालकर जलाया और उसे एक कोने में रख दिया। कमला ने पूछा, "यह क्या है?" मैंने उत्तर दिया, "झलमला।" कमला कुछ समझ न सकी। मैंने देखा कि थोड़ी देर में मेरे झलमले का क्षुद्र आलोक रात्रि के अनंत अंधकार में विहीन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आए हुए कठिन शब्दों को हम देखते हैं तो क्षुद्र, क्षुद्र का अर्थ होता है हल्का, कम। आलोक, आलोक का अर्थ है प्रकाश और अनंत, अनंत का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो या जिसका कोई अंत ना हो। तो यहाँ पर लेखक जब खाना नहीं खा रहे थे, खाना न खाने की वजह जो थी वो ये थी कि उनको उनकी भाभी की याद आ रही थी। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आपने खाना क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। और वहाँ से इसलिए मैं खाना नहीं खा पाया और वह इधर-उधर टहलने लगे। जब सभी लोग अब सोने के लिए चले गए, तब वह भी अपने कमरे में सोने के लिए आए और वह देखकर कमला जो थी, अब यहाँ पर कमला कौन है, इसका उल्लेख लेखक ने इस पूरक पठन में नहीं किया है। तो हो सकता है अगर वो कमरे में थी यानी वो उनकी पत्नी हो सकती है। तो कमला जो है, उन्होंने लेखक को उदास देखकर यह पूछा कि अब आपका सिर का दर्द कैसा है?
तो उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया, लेखक ने उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिया और उनके पास जो अध जली हुई मोमबत्ती थी, जो उन्हें भाभी के बक्से में से मिली थी, उसी मोमबत्ती को जलाकर कमरे के एक कोने में उन्होंने रख दिया। यह देखकर कमला ने पूछा, यह क्या है? तब लेखक ने कहा कि यह एक झलमला है। कमला को समझ नहीं पाई। उस झलमले से जो थोड़ा सा प्रकाश निकल रहा था, वह प्रकाश रात का जो घना अंधकार फैला था, उसी में कहीं खो गया। इस तरह से लेखक ने समाज में फैली हुई एक परंपरा का वर्णन किया है। साथ में ही यहाँ पर लेखक ने देवर और भाभी के जो उनके भीतर जो निश्चल प्रेम की भावना है, उसको भी दर्शाया है। इसी तरह से हमारे समाज में अनेक परंपराएं रही हैं। उस परंपराओं को उसी तरह से मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे यहाँ पर जैसे उस गांव में ऐसा था कि मित्र बनने पर झलमला दिखाया जाता था। आज हम समाज में मित्रता की अलग कसौटी है। यहाँ पर एक दूसरे को मित्र बनाने के बाद पार्टी दी जाती है, सेलिब्रेशन किया जाता है। या अभी तो आप सभी को पता होगा कि मित्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे आप लोग फ्रेंडशिप डे भी कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी किसी का मित्र होने के बाद ये सब कार्य करता है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है। यदि आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको शब्द हेलो सार में टीचर। प्रदीप हेलो का। हेलो, हाँ गुड हाँ, मॉर्निंग बोलिए। टीचर। हाँ बोलिए बेटा। गुड टीचर मॉर्निंग। आपने ना जो बताया ना, उसमें आप जल्दी जल्दी बताने लगे तो मैं लिख नहीं पाई। टीचर, झलमला का मतलब? झलमला का अर्थ होता है हल्का प्रकाश। जब हल्के प्रकाश की झलक होती है, उसे हम लोग झलमला कहते हैं। और टीचर प्रदीप? हाँ टीचर, प्रदीप का इसका अर्थ होता है दीप, दीपक। हाँ दीपक। दीपक जो होता है उसे हम लोग प्रदीप कहते हैं। और टीचर व्यक्तित्व? व्यक्तित्व? व्यतीत मतलब बिताना, बीते हुए दिन। टीचर शूद्र हाँ मतलब? बोलिए। शूद्र का अर्थ होता है छोटा सा। यानी वहां पर लेखक ने जो शूद्र का वर्ड का प्रयोग किया है, उसका अर्थ है छोटा सा या कम। ओके टीचर। टीचर, झलमला यानी? झलमला यानी हल्के प्रकाश की झलक। जहां पर हमें हल्के प्रकाश की झलक दिखाई देती है, हम उसे झलमला कहते हैं। ठीक है। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर, कठंगी मतलब? कटंगी जो है एक जगह का नाम है, जहां पर वो विमला नामक जो उनकी नौकरानी है, वो वहां पर जाकर खेती करती थी, तो उस जगह का नाम है कटंगी। विचित्र मतलब टीचर? विचित्र मतलब अजीब। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर, कैतुल हलवश का अर्थ क्या होता है? कौतूहलवश। हाँ टीचर।
कौतूहलवश का अर्थ होता है जिज्ञासावश, यानी किसी भी चीज को जानने की इच्छा, उसे हम लोग कौतूहलवश कहते हैं। हेलो हाँ बोलो। टीचर, वो जो लास्ट का पैराग्राफ वो समझाइए ना, 2 लाइन का। कौन सा लास्ट वाला पैराग्राफ? कमला कुछ, हाँ, कमला कुछ समझ न सकी, मैंने थोड़ी देर में झलमले का शुद्र आलोक रात्रि के अनंत अंधकार में विलीन हो गया, ये वाला। अब देखिए इसमें लेखक ने जो प्रकाश जलाया था, अब वो प्रकाश तो सिर्फ मोमबत्ती का है, यानी वो थोड़ा छोटा ही प्रकाश था। तो जब वह प्रकाश उन्होंने जलाया तो वह प्रकाश जो है रात में जो अंधकार फैला हुआ था उसी में कहीं खो गया। वो जो थोड़ी सी प्रकाश निकल रही थी उससे वो खो गया, बस। और क्या है उसमें, और बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है, पूछिए। आपको इसमें जो प्रश्नोत्तर है वो वहां पर एक कहानी लेखन करने के लिए कहा गया है, तो आप वो अपने प्रैक्टिस करिए, जिसमें देखिए निम्न शब्दों का उपयोग करते हुए कहानी लिखना है, जिसमें मोमबत्ती है, कागज है, बूंदे हैं और नारियल का वृक्ष। तो आपको यह कहानी लिखकर प्रैक्टिस करना है। हाँ बोलिए। टीचर, कमला कौन थी? हाँ, टीचर, पाठ में कमला कौन थी? अब देखिए यहाँ पर जो कमला कैरेक्टर है हमारे सामने, उसमें उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि वो कौन है, सिर्फ उनका नाम वहां पर रखा गया है। लेकिन हम ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्योंकि वो लेखक के कमरे में थी इसलिए वो उनकी पत्नी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि कमला कौन थी। ठीक है। और कुछ पूछना है आप लोगों को? अभी देखिए ये जो पूरक पठन है झलमला, यह पाठ हमने पढ़ा। इसमें हमें जो परीक्षा के लिए पूछा जाता है उसमें 4 अंक के लिए पूछा जाता है, 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 प्रश्न जो है आपके 1-1 अंक के, और तीसरा वाला जो प्रश्न है वो 2 अंक का होता है। वो प्रश्न स्वमत पर आधारित होता है। तो आपको पूरक पठन में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पाठ में झलमला के माध्यम से हमें लेखक ने जो समाज में परंपराएं चलती हैं, बहुत दिनों से चली आ रही परंपराएं होती हैं, उस परंपरा को किस तरह से निर्वाहित किया जाता है वह हमें इस पाठ के माध्यम से बताया है। और यहाँ पर जो है जो देवर और भाभी के निश्चल प्रेम है उसे भी यहाँ पर दिखाया गया है या बताया गया है। इसको तात्कालिक पारिवारिक स्थितियों से जोड़कर हमें बहुत सारे प्रसंग भी यहाँ पर दिखाए हैं, जो कि बहुत ही मार्मिक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है सर।